नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन साइकोलॉजी, रीट की जो साइकोलॉजी है, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका अपना यूनिट नंबर 2 आज अपन शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का ये अपना पहला वीडियो है। आप सब लोग जानते हैं कि यूनिट नंबर 1 को जो अपन ने बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट कर लिया, उससे बाहर आपको जो नहीं मिलेगा मैटर देखने को। वो बहुत शानदार मैटर है, आप उसको ज़रूर करें। यूनिट नंबर 2 आज अपन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम अधिगम से स्टार्ट है। और अधिगम, अभिप्रेरणा और चिंतन, ये 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से हैं? एक तो अधिगम है आपका, दूसरा अभिप्रेरणा है और तीसरा है चिंतन। तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों अपन। लेकिन आज के वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं अधिगम को। अधिगम का अर्थ देखेंगे आज के वीडियो में, डेफिनेशन देखेंगे अधिगम की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो कि दी गई है, और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ यहीं के यहीं आपको याद करवाने की गारंटी देता हूँ, यहीं आपको याद करवा दूंगा। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं, 4-5 कारक जो, और फिर अधिगम के सोपान कौन से क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और यहीं के यहीं आपको याद करवाएंगे। और शानदार तरीके से इस यूनिट को भी अपन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुरू कर लेते हैं आज का मैटर। पहला जो अपना पॉइंट है वो है अधिगम। और अधिगम का जो अर्थ है, इंग्लिश में इस अधिगम को अपन लर्निंग बोलते हैं। तो समझ गए होंगे लर्निंग का अर्थ क्या होता है, सीखना। यानी अधिगम का अर्थ दोस्तों क्या होता है, सीखना अधिगम का अर्थ होता है, या फिर व्यवहार परिवर्तन भी जो है अधिगम का अर्थ लिया जाता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है, सीखता ही रहता है, यानी अधिगम करता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है व्यक्ति, यानी प्रत्येक वक्त अधिगम जो है वो चलता रहता है। सीखना जो है वो एक मानसिक क्रिया है, अपने को सबको पता है कि सीखना क्या है, एक मानसिक क्रिया है। इसके अलावा अधिगम का सबसे बड़े क्षेत्र की, अधिगम के सबसे बड़े क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अधिगम का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो क्या है, शिक्षा है। शिक्षा जो है वो अधिगम का दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अधिगम के 2 प्रकार हैं, सकारात्मक अधिगम और नकारात्मक अधिगम। सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी बातें भी सीखेगा और कुछ बुरी बातें भी सीखेगा। तो अच्छी बातें सकारात्मक अधिगम के अंतर्गत आती हैं और जो बुरी बातें हैं वो नकारात्मक अधिगम के अंतर्गत आती हैं। तो ये था अधिगम से संबंधित सामान्य सा परिचय। अब अपन अधिगम से संबंधित डेफिनेशन की बात करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ बात करेंगे, बिल्कुल याद करने की यहीं पे कोशिश करेंगे। अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले मैं आर.एस. वुडवर्थ की डेफिनेशन आपको बताता हूँ, जिसमें उन्होंने 3 डेफिनेशन दे रखी हैं। पहली डेफिनेशन है आर.एस. वुडवर्थ की कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है, आर.एस. वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट, किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। यह डेफिनेशन भी आर.एस. वुडवर्थ की है। नेक्स्ट आपकी नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। यह डेफिनेशन भी जो है किसकी है, आपके आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा दी गई है अधिगम से संबंधित। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए ट्रिक तीनों के लिए एक चीज़ को आपको याद रखना है। वुडवर्थ से मैंने पहले भी आपको ट्रिक्स बताई है। वुड यानी होती है लकड़ी, और लकड़ी अपने को किससे प्राप्त होती है, पेड़ से प्राप्त होती है। तो पेड़ को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अपन जानते हैं पेड़ एक क्या है, पेड़ जो वो एक संज्ञा है। यानी कि जहाँ पे भी जिस भी डेफिनेशन में संज्ञा नाम आ जाए वो किसकी है, अधिगम की डेफिनेशन आर.एस. वुडवर्थ की है। ठीक है, संज्ञा क्या होती है भाई, संज्ञा का एक एग्जाम्पल क्या है, पेड़ है। और पेड़ से अपन वुडवर्थ को जोड़ सकते हैं, क्योंकि पेड़ से लकड़ी प्राप्त होती है, लकड़ी को इंग्लिश में वुड बोलते हैं, तो वुडवर्थ हो जाएगा। तो संज्ञा शब्द जहाँ भी आए यानी कि वो अधिगम से संबंधित डेफिनेशन किसकी है, वुडवर्थ। ठीक है, दूसरा, पेड़ पर चढ़ना भी विकास की ही प्रक्रिया है। यानी कि अगर बच्चा पेड़ पर, ये थोड़ी है कि पैदा होते ही चढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे चढ़ना सीखेगा, यानी कि एक विकास की प्रक्रिया है। तो विकास की प्रक्रिया, सीखना क्या है, पेड़ पर चढ़ना भी एक प्रकार से सीखना ही है। और ये डेफिनेशन आपकी सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये डेफिनेशन किसकी है, आर.एस. वुडवर्थ की है। तो पेड़ पर चढ़ना भी विकास की प्रक्रिया और सीखना भी विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये दोनों को इस प्रकार से आप जोड़ करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका
तीसरी जो डेफिनेशन थी नवीन ज्ञान वाली, उसमें पेड़ पर नवीन लकड़ियाँ आती रहती हैं, पेड़ पर जो है नई नई लकड़ियाँ टहनियाँ आती रहती हैं। तो नवीन शब्द को अपन जोड़ सकते हैं नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रियाओं, यानी नवीन शब्द जहाँ पे है वो डेफिनेशन भी अधिगम की जो है वो किसकी है, R.S. वुडवर्थ की है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन एक ही पेड़ शब्द से जो है सारी की सारी डेफिनेशन जो है R.S. वुडवर्थ की अधिगम से संबंधित आसानी से याद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से कहीं पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई, अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से रीट का पूरा सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथियों, अपना नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है दूसरा डेफिनेशन गेट्स का। गेट्स ने क्या कहा, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यहाँ पे अनुभव शब्द को गेट्स से जोड़ना है। अब आप जानते हैं वैसे तो एक अपन इस प्रकार से बोलते हैं कि गेट्स एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करो, गेट्स एक्सपीरियंस, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। गेट्स हो गया और एक्सपीरियंस यानी अनुभव हो गया, तो इस प्रकार के जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स बहुत ही ज़्यादा धनवान व्यक्ति है, विश्व का अभी दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति वही है। और उसने ऐसा, ये थोड़ी है कि पैदा होते ही अमीर हो गया, उसने अपने अनुभवों से और मेहनत से ऐसा किया है, ठीक है। उसने ऐसा व्यवहार किया है, अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाया है और ऐसे अनुभव प्राप्त किए जिससे वह ऐसा व्यक्ति बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। बाकी गेट्स एक्सपीरियंस से याद रखोगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट अपना तीसरी डेफिनेशन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या कर्मिक सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह है स्किनर की डेफिनेशन। स्किनर में स्किन अपन याद रख सकते हैं। राजस्थान से बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन धीरे धीरे उस वातावरण से क्या करेगी, अनुकूलन स्थापित करना प्रारंभ कर देती है। जाहिर सी बात है, राजस्थान से बाहर जाओ या कहीं भी जाओ, अपन जब भी बाहर जाते हैं, बस ये तो लिख दिया कि राजस्थान से बाहर, बाकी कहीं भी बाहर अपन जाते हैं, कुल्लू मनाली जाएं या इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ठीक है, या फिर आपके साउथ अफ्रीका चले जाएं, गर्मी वाले क्षेत्रों में चले जाएं, कहाँ पर भी चले जाएं, धीरे धीरे जो है अपना शरीर या अपनी स्किन जो है, अपनी जो स्किन है वो उसके अनुसार ढलना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, उसके अनुकूल ढलना प्रारंभ कर देती है। और ये एक कर्म में होता है। तो कर्मिक शब्द और अनुकूलन शब्द आराम से जोड़ करके अपन याद रख सकते हैं कि अनुकूलन मतलब अनुकूलन कौन करेगी, स्किन करेगी, स्किन से स्किनर, और अनुकूलन या कर्मिक सामंजस्य जो है वो क्या आपका अधिगम में आए तो वो डेफिनेशन किसकी होगी, स्किनर की। इस प्रकार आराम से इस डेफिनेशन को अपन याद रख सकते हैं। स्किनर ने क्या कहा अधिगम के लिए कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या कर्मिक सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। ये स्किनर की डेफिनेशन है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है अधिगम आदतों व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम आदतों व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। दोस्तों अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके मैं आता रहूँगा। जो अधिगम के सिद्धांत हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आते हैं वो सारे सिद्धांत करवाए जाएंगे आपको, और बहुत ट्रिक्स के साथ करवाऊँगा और यहीं के यहीं याद करवाऊँगा, ठीक है। तो अधिगम आदतों व अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो ने बोला है। याद क्या रखना है, यहाँ पे आदत शब्द को याद रखना है। क्रो, क्रो क्या होता है दोस्तों, कौवा होता है, ठीक है। कौवे को अपन बोलते हैं, कौवा जो है वो क्या होता है आपका क्रो, उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो कौवा जो उसकी एक आदत होती है, क्या आदत होती है कि वह अपनी आँख को, चूँकि यही बोलते हैं कौवे में एक ही आँख होती है, तो इसलिए वो कभी तो उसको इधर घुमा लेता है, ठीक है, कभी इधर घुमा लेता है, कभी इधर आ जाती है वो आँख, कभी इधर आ जाती है। इस प्रकार से वो आँख को इधर उधर घुमाता रहता है, यानी उसको आदत होती है इस चीज़ की, ठीक है। तो आँख को घुमाने की आदत किसको होती है, क्रो को होती है। और क्रो यानी कौवा, ठीक है, कौवा यानी क्रो। तो क्रो से अपन क्रो याद रख सकते हैं, क्रो एंड क्रो याद रख सकते हैं, और आदत अपनी क्या हो जाएगी, उसकी आँख को इधर उधर घुमाने की आदत हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। दूसरा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये कहा गिलफोर्ड ने। याद रखेंगे कैसे कि एक गिल्लू नामक बच्चा है, उसको किसी ने मारा, गिल्लू को किसी ने मारा, गिल्लू को क्या किया, किसी ने पीटा या मारा। अब गिल्लू को भी गुस्सा आ गया और उसने भी क्या किया, उस व्यक्ति को
जच्चा आगे एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से फोड़ दिया, उसको भी खूब पीटा उसने। तो इस प्रकार अपन याद रखेंगे, गिल्लू से गिलफोड़ हो जाएगा। और देखिए गिल्लू के साथ क्या व्यवहार हुआ, उसको मारा गया। तो उसको मारा गया, यह उसके साथ व्यवहार हुआ। उस व्यवहार के कारण गिल्लू ने क्या किया, गिल्लू के व्यवहार में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसने फोड़ दिया, उसको भी पीटा। यानी गिल्लू के साथ जो व्यवहार हुआ उसके कारण जो व्यवहार किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम। ये डेफिनेशन किसने दी है, गिलफोर्ड ने दी है। आसानी से याद रख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है किंग्सले व गेरी की। तो किंग्सले और गेरी के अनुसार अधिगम क्या है, देखिए, अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह डेफिनेशन है किंग्सले और गेरी की। दोस्तों किंग्सले में किंग शब्द, किंग मानी होता है राजा, यानी एक राजा ही नए नए तरीकों से शिकार कर सकता है। ठीक है, देखिए अभ्यास के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो नए तरीके, जो नया तरीका जो शब्द है उसको आपने को याद रखना है। और नया तरीका कौन अपनाता है, हर चीज़ का नया तरीका अपनाता है, एक राजा ही अपना सकता है, ऐसा एक राजा ही कर सकता है हर चीज़ के लिए नया तरीका। तो राजा को बोलते हैं इंग्लिश में किंग से आप याद रख सकते हैं किंग्सले और नवीन तरीके से। तो इसको अपन इस प्रकार याद रखेंगे। ठीक है साथियों, तो किसी न किसी कीवर्ड से जोड़ करके जो डेफिनेशन को याद आसानी से रखा जा सकता है। और जो भी अधिगम से संबंधित डेफिनेशन थी वो इस वीडियो में समाहित है, आपको अलग से और देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक आधे नंबर की डेफिनेशन आती है तो अगर हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अपने को मोटी मोटी डेफिनेशन थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए। और ट्रिक के माध्यम से अपन करेंगे तो आसानी से अपन कर जाएंगे इनको। ठीक है, वीडियो का आप 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है मॉर्गन की डेफिनेशन। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो कि अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ट्रिक क्या है, देखिए, गन को स्थायी रूप से चलाना सीखने के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। बिल्कुल बढ़िया ट्रिक है ये। देखिए, मॉर्गन से गन शब्द निकाल लिया। ठीक है, अब गन को स्थायी रूप से चलाना सीखने के लिए उसके लिए अभ्यास तो आवश्यक होगा। तो स्थायी और अभ्यास दोनों शब्द यहाँ पे जहाँ पे भी मिले अधिगम की डेफिनेशन में, आपको 101% मॉर्गन को टिक करना। वहाँ पे अधिगम को अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी मॉर्गन की। तो दोस्तों ये थी अधिगम से संबंधित परिभाषाएं सारी की सारी, जो कि ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको करवा दी हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों अपन बात करेंगे अधिगम की विशेषताओं की, और लास्ट में अपन बात करेंगे अधिगम के सोपान या चरणों की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अधिगम जो है वो मानसिक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। सीखना सार्वभौमिक है, यानी कहीं पर भी सीखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वातावरण की उपज तथा निरंतर चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है अधिगम, बिल्कुल सही बात है। वातावरण के अकॉर्डिंग अपन सीखते हैं और निरंतर चलती भी रहती है। सीखना समायोजन है, समायोजन यानी कि जैसा वातावरण है उसके अनुसार ढल जाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और सीखना जो है वो क्या है, समायोजन है। जो व्यक्ति वातावरण के अनुसार ढल जाए उसका सीखना बिल्कुल सार्थक होगा, और जो वातावरण के अनुसार नहीं ढल पाए, समायोजन नहीं कर पाए, उसका सीखना निरर्थक साबित होता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो समायोजन जो सीखना जो वो क्या है, एक समायोजन है। सीखना अनुभवों का संगठन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, सीखना समस्या समाधान की क्रिया है। दोस्तों अपन कुछ सीखेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे तो समस्याओं का समाधान भी अपन सीख पाएंगे, समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो सीखना जो वो समस्या समाधान की भी क्रिया है। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, वह भी अधिगम है, बिल्कुल सही बात है। व्यवहार में अधिगम सीखने के बाद व्यवहार में जो है परिवर्तन जरूर होता है, तो व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम 3 पक्षों में संभव होता है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ज्ञानात्मक रूप से भी सीखा जाता है, करके भी सीखा जाता है, और भावनात्मक रूप से भी, यानी कि देख करके, दूसरे की भावनाओं को देख करके, किसी चीज़ के प्रति किसी व्यक्ति की क्या भावना है उससे भी बहुत कुछ सीखा जाता है। तो भावनात्मक जो सीखना संभव है, यानी कि अधिगम के 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष कौन कौन से संभव हैं, एक तो ज्ञानात्मक पक्ष संभव है, एक क्रियात्मक है, और तीसरा है भावात्मक पक्ष। ठीक है, तीनों से सीखा जा सकता है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे
अधिगम के सोपानों की या अधिगम के चरणों की। अधिगम के 6 चरण हैं, 6 के 6 चरण यहीं पे आपको याद करवाऊंगा, इस चीज़ की गारंटी है, बस आप देखते रहिए। पहला है अभिप्रेरणा, एक बार चरणों के नाम देख लेते हैं। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है विभिन्न अनुक्रियाएं, तीसरा बाधाएं, चौथा पुनर्बलन और पांचवा अनुभवों का संगठन और छठा है लक्ष्य। ठीक है। देखिए अभिप्रेरणा, इसको अब इनको याद कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है भाई। याद जो है ये कर्म से अपने को होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि अधिगम के सोपान या चरणों का चौथा चरण कौन सा है, या पांचवा चरण कौन सा है, या अंतिम चरण कौन सा है, या ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से अधिगम का चरण नहीं है, उसमें 3 तो चरणों के नाम दे देगा और एक चरण का नाम यानी कि एक अलग नाम दे देगा। तो अगर अपने को सारे नाम याद हैं तो आसानी से उस प्रश्न को अपन कर देंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए अभिप्रेरणा, सबसे पहले देखिए दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे इसको, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं। मान लीजिए किसी भी कार्य को प्रारंभ अपने को करना है, किसी भी नए काम को प्रारंभ करने के लिए मान लीजिए आपको रीट की तैयारी ही करनी है, रीट 2020 की आपको तैयारी करनी है। इसके लिए आपको अभिप्रेरणा पहले मिलेगी, यानी आप अभिप्रेरित होोगे, यानी प्रेरित होना होगा आपको इस चीज़ के लिए, तैयारी करने के लिए। ऐसे आप तैयारी नहीं करोगे। अब वो अभिप्रेरणा आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है। कुछ लोग इस चीज़ से अभिप्रेरित हो जाते हैं कि नौकरी लगेंगे तो अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है, अच्छा जो है सामाजिक स्तर बनाया जा सकता है, समाज में इज्जत बढ़ेगी। और कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कि नौकरी लग जाएंगे तो शादी हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ से व्यक्ति जो प्रेरित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अभिप्रेरणा, किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होना आवश्यक है। तो पहला जो काम होगा वो अभिप्रेरणा का हो गया। रीट की आप तैयारी मान सकते हैं कि अपने को कार्य क्या करना है, रीट की तैयारी का कार्य करना है। और सबसे पहले उस तैयारी को करने के लिए अपने को अभिप्रेरित होना होगा, और अभिप्रेरित होने से अपने को याद रख लेना है अभिप्रेरणा। पहला अधिगम का सोपान क्या है? अभिप्रेरणा है। दूसरा, अभिप्रेरित तो अपन हो गए, लेकिन क्या अभिप्रेरित होने से काम चल जाएगा? अभिप्रेरणा मिलने से मात्र से क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अपने को उसके लिए क्रियाएं करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अब आरपीएससी एग्ज़ाम्स के वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो ये अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, गणित के सवाल निकालने पड़ेंगे, एसएसटी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, युद्ध याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से युद्ध कब हुए, क्या हुए, राणा सांगा बाबर के बारे में देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी, यानी विभिन्न क्रियाएं अपने को करनी पड़ेंगी। तो पहला पद हो गया अभिप्रेरणा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, अभिप्रेरित मैं हो गया, मेरे को अब क्रियाएं करनी है, विभिन्न क्रियाएं, मेरे को किताबें लेनी है, किताबें पढ़नी है। इसके बाद जब किताबें पढ़ता हूँ, गणित के सवाल हल करता हूँ, तो मेरे को समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। ठीक है, बाधाएं आएंगी, जाहिर सी बात है, कोई प्रश्न हल नहीं होगा। ठीक है, कभी ये होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बाधाएं आएंगी। तीसरे नंबर पर क्या होगा? बाधाएं आएंगी। भाई क्रिया करेंगे तभी तो समस्याएं आएंगी, काम करेगा उसी में तो कमियां निकलती हैं हमेशा। तो विभिन्न अनुक्रियाएं जब अपन करेंगे तभी तो अपने को बाधाएं आएंगी। अब दोस्तों जब बाधाएं आएंगी तब अपन क्या करेंगे? यूट्यूब पर सर्च मारेंगे। क्या सर्च मारेंगे? कि मोटिवेशनल वीडियोज़, या फिर आप मेरे किसी वीडियो को देख सकते हो। जो हो सकता है कुछ लोग मेरे को जो है मानते हो कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप मोटिवेट होते हो, तो मेरे वीडियोस देखेंगे, या किसी और के वीडियोस देखने से मोटिवेट होते हो तो आप किसी और के वीडियोस को देखोगे। तो इस प्रकार से अपन मोटिवेट होने के लिए फिर वीडियो सर्च मारते हैं, बिल्कुल सही बात है। या फिर अपने को जो समस्या आई है उस समस्या का हल करने के लिए अपन किसी के पास जाते हैं, या किसी को फ़ोन करते हैं, या किसी के वीडियो को देखते हैं, और उससे अपन फिर पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। फिर से अपने को वो, जैसे ही वो समस्या, अपनी बाधा दूर होती है तो अपने में पुनर्बलन आ जाता है, यानी फिर से अपने अंदर शक्ति आ जाती है, कार्य करने की शक्ति अपने अंदर आ जाती है। और फिर अपन क्या करते हैं? शक्ति आने के बाद, पुनर्बलन मिलने के बाद अनुभवों का संगठन करते हैं, यानी कि जो अपने को पहले चीज़ें पता थी और जो नहीं पता थी और जो अब पता चल गई हैं, बाधाएं अब दूर हो गई हैं, तो अनुभवों का संगठन करते हैं और फिर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से मेरे हिसाब से 6 के 6 पद याद हो गए। पहला पद दोस्तों क्या है? पहला पद अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा मिलने के बाद मैं विभिन्न अनुक्रियाएं करूँगा, फिर
अनुक्रियाएं जब करूँगा तो बाधाएं आएंगी, बाधाओं को दूर करने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। पुनर्बलन जब मिलेगा तो मैं अनुभवों का मेरा संगठन, अनुभवों को एकत्रित यानी अनुभवों का संगठन करूँगा और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूँगा और लक्ष्य को प्राप्त करूँगा और रीट में फाइनल जो सिलेक्शन लूँगा। इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हो अधिगम के सोपानों को या चरणों को। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, नीचे सब्सक्राइब कलर का लाल बटन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। बेल आइकॉन का निशान आए तो उसको प्रेस कर दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ये यूनिट नंबर 2 का पहला वीडियो है। ढेर सारे वीडियो और आएंगे, बड़ी यूनिट है और 6-7 प्रश्न इसमें से आते हैं। आज के वीडियो में से भी एक आधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।